India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने मामले में दोष सिद्धि की खारिज। कहा, अपराध साबित करने में मंशा की है कमी, आपराधिक न्याय प्रणाली ही सजा बन सकती है। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की मेडिकल आधार पर रिहाई पर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र मेडिकल मूल्यांकन के लिए एम्स बोर्ड के गठन का दिया निर्देश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत देने से किया इनकार। विशेष अदालत को रोज सुनवाई का निर्देश। 3 महीने में सुनवाई करनी होगी पूरी। लालू परिवार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। राबड़ी देवी मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में मिली जमानत। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा शुरू होने के लगभग 30 साल बाद अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी एक व्यक्ति की सजा रद्द कर दी है। ऐसा करते समय न्यायालय ने इस बात पर अफसोस जताया कि यदि आपराधिक न्याय प्रणाली को आरोपी को बरी करने में 30 साल लग गए तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं ही आरोपी के लिए सजा बन सकती है। कोर्ट ने कहा, इस मामले से अलग होने से पहले हम केवल ये देख सकते हैं कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली स्वयं सजा हो सकती है और इस मामले में बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस न्यायालय को इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता दोषी की सजा कानून में टिकाऊ नहीं है। मौजूदा मामले में मृतक पत्नी ने 1993 में आत्महत्या कर ली और आरोप लगाया कि उसके पति और उसके ससुराल वालों ने पैसे की मांग के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया था और उसके बाद आरोपी पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। 1998 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और 2008 में हाई कोर्ट ने इसकी पुष्टि की। दोष सिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की है। आरोपी पति द्वारा ये तर्क दिया गया कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराने में त्रुटि की। उन्होंने कहा कि इस बात का जरा भी सबूत नहीं है कि मृतका को उसके पति द्वारा किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न दिया गया हो। अभियुक्त की दलील में बल पाते हुए और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उत्पीड़न किसी आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके लिए सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की मेडिकल आधार पर रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई करते हुए स्वतंत्र मेडिकल मूल्यांकन करने के लिए एम्स द्वारा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य को इस तरह के मूल्यांकन का खर्च वहन करना होगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ पुरकायस्थ की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी और जिसमें उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग को लेकर यूएपीए के तहत मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सह अभियुक्त और न्यूज क्लिक के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन
प्रवर्तन निदेशालय के सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई और उन्हें माफी दे दी गई। उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन पर कई आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिसमें यूएपीए के तहत कथित तौर पर अपराध करना भी शामिल है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 120B मान्य नहीं है। हालांकि पुरकायस्थ के तर्क का मुख्य जोर उनकी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न देना है और इस तर्क के समर्थन में उन्होंने पंकज बंसल के फैसले की ओर इशारा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को लिखित रूप से गिरफ्तारी का आधार नहीं बताने के कारण धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी रद्द कर दी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत आवश्यकता पूरी की गई, क्योंकि पुरकायस्थ को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया गया। ये सुनिश्चित किया गया कि पंकज बंसल का फैसला यूएपीए के तहत अपराधों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसे पीएमएलए के विशिष्ट संदर्भ में सौंपा गया। मुंबई में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश एके लाहौटी ने ठाकुर की मेडिकल आधार पर दिन की अनुमति की याचिका और 27 फरवरी 2024 से पेश होने में विफल रहने पर आवश्यक कदम की चेतावनी देने की याचिका मंजूर कर ली। ठाकुर 11 अन्य लोगों के साथ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, यूएपीए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामले में मुकदमे का सामना कर रही है। अदालत फिलहाल सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है। अदालत ने कहा कि ठाकुर और कुछ अन्य आरोपी तय तारीख पर नियमित रूप से अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ठाकुर सहित कुछ आरोपी जो दूसरे राज्यों के निवासी हैं, उन्होंने अपनी अनुपस्थिति का कारण अंतिम समय में टिकट प्राप्त करने में कठिनाई का हवाला दिया। अदालत ने बताया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी आरोपियों को पेश होने की तारीखें पहले ही दे दी जाती हैं और जिससे ऐसे आधारों पर छूट का आधार खत्म हो जाता है। अदालत ने चल रही दवा के कारण चिकित्सा आधार पर छूट के लिए ठाकुर की याचिका पर विचार किया, लेकिन उन्हें 27 फरवरी से बिना किसी असफलता के उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सभी आरोपियों को उनके बयानों की रिकॉर्डिंग पूरी होने तक उन्हें दी गई निश्चित तारीखों पर उपस्थित रहना होगा। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि मुंबई में रहना और खराब स्वास्थ्य की स्थिति में शहर में दवा लेना आरोपी के लिए व्यवहार्य विकल्प है। मालेगांव विस्फोट जो 29 सितंबर 2008 को हुआ था, उत्तर महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव शहर में मस्जिद के पास मोटरसाइकिल से जुड़े विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है और जिन्हें पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने हालांकि कहा कि सेंथिल बालाजी लगभग 8 महीने से जेल में थे और इसीलिए उन्होंने विशेष अदालत को दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया और जिसका उद्देश्य 3 महीने के भीतर इसे पूरा करना है। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये भी कहा कि इसमें कोई दम नहीं और पूर्व मंत्री के लिए सुनवाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष जाने का अधिक मतलब है। गिरफ्तार मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने पहले अदालत को बताया था कि ईडी ने मामले में अपनी जांच पहले ही पूरी कर ली है और उसके पास सभी दस्तावेज और सबूत हैं, इसीलिए बालाजी की हिरासत की आगे आवश्यकता नहीं थी। विशेष लोक अभियोजक एन रमेश ने जमानत याचिका का विरोध किया। सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के बाद 14 जून को गिरफ्तार किया गया था। आरोप 2011 से 2015 तक अन्ना द्रमुक सरकार के लिए परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के समय के हैं। चेन्नई की सत्र अदालत इससे पहले 3 बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। उच्च न्यायालय ने पिछले साल अक्टूबर में उनकी चिकित्सा जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
केरल उच्च न्यायालय ने 2017 में अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में कथित संलिप्तता के लिए मलयालम सिने अभिनेता दिलीप को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने 2022 में राज्य अभियोजन पक्ष द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायाधीश एर्नाकुलम के आदेश को चुनौती दी गई थी और जिसमें 2017 में उच्च न्यायालय द्वारा दिलीप को दी गई जमानत को रद्द करने की राज्य की याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत रद्द करने से इनकार करने के अपने आदेश में सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों से मुख्य मुकदमे में सबूतों की सराहना प्रभावित नहीं होगी। दिलीप को 10 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2017 को उन्हें जमानत दे दी थी। अभियोजन पक्ष ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए दलील दी कि दिलीप जमानत की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और वो और उनके सहयोगी सबूत नष्ट करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने सहित सभी तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। दिलीप और उनके सहयोगियों पर एक प्रमुख अभिनेत्री के खिलाफ बदला लेने के अपराध को अंजाम देने और उसे अंजाम देने का आरोप है, जिसका अपहरण कर उसका चलती गाड़ी में यौन उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यौन उत्पीड़न के दृश्यों को मुख्य आरोपी पल्सर सुनी ने दृश्यों से पीड़िता की पहचान प्रकट करने के उद्देश्य से कैप्चर किया था। आरोप है कि दिलीप ने बदला लेने का अपराध किया था क्योंकि उनका मानना था कि एक अन्य लोकप्रिय मलयालम अभिनेत्री मंजू वारियर के साथ उनकी शादी टूटने के लिए पीड़िता जिम्मेदार थी और इस बीच दिलीप को फिल्म निर्देशक बालचंद्र कुमार के आरोपों के आधार पर एक और अपराध में दर्ज किया गया था कि दिलीप अभिनेत्री के साथ मारपीट के मामले की जांच कर रही पुलिस अधिकारियों की हत्या की साजिश रच रहा था। उस मामले में भी दिलीप को 2021 में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस केस में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चारों लोगों को शर्तों के साथ नियमित जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और इसीलिए अदालत को नियमित जमानत याचिका खारिज करने की वजह नजर नहीं आती है, इसीलिए आरोपियों को नियमित जमानत दी जाती है। प्रवर्तन निदेशालय ने तीनों की नियमित जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया है। ईडी ने अदालत में कहा कि अगर इन लोगों को जमानत दी जा रही है तो अपराध की गंभीरता को देखते हुए शर्तों के साथ जमानत दी जाए। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 की अवधि के दौरान लालू यादव ने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें लिखवाई और इस तरह उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आर्थिक लाभ को हासिल किया। रेलवे अधिकारियों ने उन सभी जमीन लिखवाने वाले सभी उम्मीदवारों को नौकरी के लिए आवेदन करने के 3 दिनों के भीतर ही नियुक्त कर दिया। जैसे ही जमीन ट्रांसफर होती है वैसे ही इन सभी को बाद में नौकरी मिल जाती। पटना के कई लोगों ने कथित तौर पर लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और पूर्व मुख्यमंत्री उनके परिवार के जरिए कंट्रोल की जाने वाली एक प्राइवेट कंपनी के लिए राजधानी में अपनी जमीनें बेच दी या उन्हें उपहार में दे दी। आरोप लगाया गया कि जमीनों का ट्रांसफर मीसा भारती, हेमा यादव और राबड़ी देवी के नाम पर किया गया। जमीन देने वाले जिन लोगों को नियुक्त किया जाता था उनकी नियुक्ति का पब्लिक नोटिस भी जारी नहीं होता था। वहीं सीबीआई ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि वो 2 हफ्ते में जमीन के बदले नौकरी मामले में अंतिम आरोप पत्र दाखिल करेगी। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष कहा कि उसकी जांच नतीजे पर पहुंचने वाली है और वो अंतिम आरोप पत्र दाखिल करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को निर्णायक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने एजेंसी को समय दिया और मामले को 14 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया। लखनऊ कोर्ट से लक्ष्मण टीले मामले पर फैसला आ गया है। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है। टीले वाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है। हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीले वाली मस्जिद
मंदिर तोड़कर बनी है। कोर्ट ने मुकदमे की इजाजत दी थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी। रिवीजन को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी अब फैसले के बाद ये मुकदमा चलने योग्य हो गया है। सिविल कोर्ट में अर्जी पुनरीक्षण के लिए दाखिल की गई थी। कोर्ट ने बताया कि औरंगजेब के कार्यकाल में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर बनाई गई थी। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद से जुड़ा विवाद दशकों पुराना है। इसको लेकर लखनऊ से पूर्व सांसद और राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपनी किताब अनकही लखनऊ में भी इसका जिक्र किया गया है। अपनी किताब में उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से शहर का नाता तोड़ने का आरोप लगाया था। दिवंगत नेता लालजी टंडन ने अपनी किताब लिखी कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राज्य की राजधानी की सबसे बड़ी सुन्नी मस्जिद का निर्माण लक्ष्मण टीला पर किया गया था, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बनाया गया। यहाँ एक ऊंचा मंच था। किताब इस वजह से राजनीतिक विवाद में भी घिर गई थी। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले से जुड़े वादी रामप्रसाद सिंह ने व्यास जी के तहखाने की मरम्मत और उसके ऊपरी छत पर नामजियों की संख्या पर कम करने के लिए डीएम रिसीवर को निर्देशित करने का आवेदन जिला जज की अदालत में दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से नमाजियों की संख्या पर आपत्ति जताई गई है। आवेदन में कहा गया है कि तहखाने की छत कमजोर है, ऐसे में नमाजियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से नुकसान हो सकता है। कहा गया है कि तहखाने के ऊपरी हिस्से पर ज्यादा भीड़ न हो। याचिका श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन के सहयोगी वादमित्र की तरफ से दी गई है। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हमने वर्ष 2021 में मां श्रृंगार गौरी की ओर से याचिका दायर की थी। 31 जनवरी 2024 को जिला न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रार्थना और पूजा फिर से शुरू की जा सकती है। व्यास जी का तहखाना, जिसके रिसीवर डीएम हैं, जिला प्रशासन के अनुपालन में तहखाने में प्रार्थना और पूजा शुरू हो गई है, लेकिन चूंकि तहखाना 500 साल से अधिक पुराना है, इसीलिए इसकी दीवारें और छत नाजुक हैं। इसे देखते हुए हमने तहखाने पर किसी को भी अनुमति न दिए जाने की मांग की। लोग तहखाने की छत पर जाकर नमाज पढ़ते हैं, इससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि ये हमारी आस्था का विषय है और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जिस स्थान पर पूजा करते हैं उस स्थान पर लोगों की संख्या कम करें। तमाम देवी देवता हैं, उसमें जो है छत पे को लोग चढ़े नमाज पढ़ें, यह भी हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। इसलिए इसको देखते हुए माननीय जिला कोर्ट में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र उस मुकदमा के संदर्भ में दिया है। देखिए, ये मुकदमा नंबर 350/2021, जिसमें हम वादी हैं और इसमें 7-8 लोग और वादी हैं। आज जो फाइल हुआ है वो मेरे नाम से हुआ है और हमने इस प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय से मांग किया है कि अभी उन्हीं के न्यायालय के आदेश से जो पूजा शुरू हुई तहखाने में, अब तहखाने की छत लगभग 500 साल पहले बनी है और वह छत काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है। भारी भरकम पटिया बोल्डर रखे गए हैं, वो हमारी सुरक्षा का सवाल है। वहाँ बहुत सारे भक्तगण दिन भर लाइन लगी हुई है, दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। वहाँ पुजारी अंदर बैठे हुए हैं, सारे लोग जा रहे हैं, वीआईपी जा रहे हैं दर्शन करने। कोई भी पटिया अगर गिर गई और भारी भरकम पटिया है तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। माननीय न्यायालय से हम लोगों ने मांग किया है तत्काल रिपेयर का आदेश दें। इधर मध्य प्रदेश में 6 महिला सिविल जजों की सेवाओं को एक साथ समाप्त करने के संबंध में दर्ज स्वतः संज्ञान रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में अवगत कराया गया कि राज्य हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने अपने पहले के फैसले पर दोबारा विचार नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने इस पर संज्ञान लेते हुए पक्षकारों को अगली तारीख तक जवाबी हलफनामा दायर करने का समय दिया। साथ ही न्यायिक अधिकारियों से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट को भी समय दिया गया। संक्षेप में ये मामला मध्य प्रदेश राज्य की न्यायिक सेवाओं में नियुक्त 6 महिला जजों से संबंधित है, जिन्हें पिछले साल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। व्यथित होकर उनमें से 3 ने 2 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि बर्खास्तगी मुख्य रूप से उनके निपटान निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण हुई। अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी सेवाएं उनके करियर के शुरुआती चरण में ही समाप्त कर दी गईं। इस तथ्य के बावजूद कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण काफी समय बीत जाने के कारण उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका।
याचिका में नोटिस 12 जनवरी को जारी किया गया और ये देखते हुए कि मामले का सतह संज्ञान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा पहले ही लिया जा चुका है, चूंकि 4 अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किसी न किसी क्षमता में किया गया। इसीलिए शेष 2 अधिकारियों के साथ साथ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से भी प्रतिक्रिया मांगी गई है। अब खंडपीठ को सूचित किया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट अधिकारियों की बहाली पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। मामले की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जाएगी। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.